डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में हम पहले चल रहा टॉपिक उत्पादन व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पार्ट 6 ले रहे हैं। अब तक हमने प्रतिष्ठित सिद्धांत को उसकी मान्यताओं सहित, उसके रेखा चित्र सहित, विभिन्न तत्वों में परिवर्तन के प्रभाव सहित हमने अब तक देखा और हमने अच्छे से रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझा। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की गई है या इस सिद्धांत की क्या कमियां हैं, या हम यूँ कहें कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत की कीन्स के द्वारा क्या क्या आलोचनाएं की गई है या कीन्स ने क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगाया है, वो हम देख रहे हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में माल्थस, जिनका पॉपुलेशन सिद्धांत बहुत फेमस है, उन्होंने ही सर्वप्रथम से के नियम का विरोध किया था और अति उत्पादन की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद प्रारंभिक समाजवादी अर्थशास्त्रियों जैसे कार्ल मार्क्स आदि के अलावा इंग्लैंड के हॉब्सन, फ्रांस के अफ्टालियन तथा अमेरिका के क्लार्क आदि ने भी से के नियम की कटु आलोचना की, किंतु उस समय उनकी आलोचनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1930 में विश्वव्यापी मंदी हुई तो उसने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत का खोखलापन जाहिर कर दिया और भयंकर बेरोजगारी एवं अति उत्पादन की स्थिति ने पूर्ण रोजगार की धारणा की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत की कटु आलोचना की और अपने महान ग्रंथ, कीन्स का जो महान ग्रंथ, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, वह है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको शॉर्ट में द जनरल थ्योरी कहते हैं। उसमें उन्होंने नए रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस तरह से आर्थिक जगत में एक नई क्रांति आ गई। तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वह इस तरह से है। सबसे पहला, से का नियम भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण है। कीन्स ने से के नियम की इस धारणा को कि पूर्ति और मांग सदैव एक दूसरे के साथ संतुलित रहती है और संतुलन की यह प्रक्रिया स्वचालित एवं समायोजित होती है, इसको दोषपूर्ण और अव्यावहारिक बताया। उत्पादन में जो साधन लगे हुए होते हैं, वास्तव में वे साधन अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्ण रूप से खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ भाग बचा लेते हैं और इस कारण अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में अंतर उत्पन्न हो जाता है और जो कि बेरोजगारी को जन्म देता है। लेकिन प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है इस बात को नहीं बताता है। इस कारण से कीन्स ने यह बताया कि जब मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है, मांग कम हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जन्म लेती है। अतः ऐसी स्थिति में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, मजदूरी दर में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में बेरोजगारी उत्पन्न हो भी जाए तो मजदूरी की दर में कटौती करके उस बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन कीन्स कहता है कि अगर मजदूरी दर में कटौती कर दी जाए, यानी कि कम कर दी जाए, तो चूंकि मजदूरों की आय भी है, तो ऐसी स्थिति में आय कम हो जाने से उनका जो है उपभोग कम हो जाएगा
और उपभोग कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से विनियोग कम हो जाएगा, और विनियोग कम होने से रोज़गार और अंततः जो है अर्थव्यवस्था में जो और ज़्यादा मांग में कमी हो जाएगी। अतः मजदूरी दर में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं है। तीसरी बात, राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक। कीन्स कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी व्यवहार में स्वचालित और स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था नहीं होती, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, एक धनी वर्ग, एक निर्धन वर्ग, और उनमें हमेशा आय की असमानता रहती है, जिसके कारण पूर्ति और मांग में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और यही अति उत्पादन और बेरोजगारी को जन्म देता है। अतः पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की आवश्यकता होती है, जो कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है। अतः राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। नेक्स्ट, बचत व विनियोग में संतुलन आय से। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि बचत और विनियोग में जो संतुलन होता है वो ब्याज दर से स्थापित होता है, लेकिन कीन्स कहते हैं कि यह संतुलन ब्याज दर से स्थापित नहीं होता बल्कि आय से होता है, क्योंकि बचतें आय से प्रभावित होती हैं और विनियोग जो है वह ब्याज दर और पूंजी की सीमांत कुशलता से अधिक प्रेरित होता है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता मिथ्या धारणा। प्रतिष्ठित सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है, जबकि वास्तविक संसार में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती और यह एक मिथ्या धारणा है। नेक्स्ट, व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ। प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता ही नहीं है। नेक्स्ट, वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र को अलग अलग करना। प्रतिष्ठित सिद्धांत वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों को अलग अलग मानते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। अब पूर्ण रोजगार जो है वो कीन्स कहते हैं कि यह हमेशा अर्थव्यवस्था में विद्यमान नहीं रहता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की अल्पकालिक स्थिति आर्थिक शक्तियों के स्वतः संचालन से स्वतः समाप्त होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा प्राप्त नहीं होती। कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो निर्भर करता है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, और पूर्ण रोजगार एक आदर्श स्थिति है जिसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाता है, किंतु वास्तव में अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति सामान्य होती है। दीर्घकालीन विश्लेषण। कीन्स कहते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो दीर्घकालीन विश्लेषण पर आधारित है, जबकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो ऐसे सिद्धांत की क्या व्यावहारिकता है जब वह दीर्घकाल के लिए उपयोगी होता है। मुद्रा मांग की अपूर्ण व्याख्या। प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य से उत्पन्न
होती है यह माना गया है, जबकि वास्तव में मुद्रा की मांग संचयन के उद्देश्य से भी होती है, सट्टा मांग से भी होती है। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग का सही विश्लेषण नहीं किया और इन उद्देश्यों की उपेक्षा कर दी। आधुनिक युग में प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं भ्रमपूर्ण। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में श्रम संघों की मौजूदगी, सरकार का न्यूनतम मजदूरी कानून, सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन सब के कारण प्रतिष्ठावादी सिद्धांत में बाधाएं आती हैं। तो इस तरह से इस सिद्धांत की विभिन्न आलोचना की गई है। अब कई बार एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठित या क्लासिकल मॉडल की क्या प्रासंगिकता है या सार्थकता है। यानी कि रेलेवेंस ऑफ द क्लासिकल मॉडल इन एन इंडियन इकोनॉमी। क्लासिकल मॉडल में उत्पादन, रोजगार और कीमतों के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वे वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सतत सरल मान्यताओं पर आधारित है, जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एकाधिकार एवं अल्प विक्रेताधिकारी परिस्थितियां पाई जाती हैं। पूर्ण रोजगार की जगह अपूर्ण रोजगार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता की जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप पाया जाता है। मजदूर संघों की शक्ति बढ़ती हुई है। तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती है, जिससे क्लासिकल मॉडल की जो प्रासंगिकता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का उचित हल जो कि क्लासिकल मॉडल बताता है कि मजदूरी में कटौती, वो बेरोजगारी का हल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है। इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा हम कहेंगे कि बेरोजगारी फैल जाएगी। इसी तरह जो बचते हैं वो भी ब्याज दर पर निर्भर नहीं है। क्योंकि ब्याज दर तो तब प्रभावित करेगी जब लोगों के पास इनकम होगी, तो इनकम ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा लोगों की बचत करने की आदत, आय के वितरण, पारिवारिक आवश्यकताओं, इन सब बातों पर बचतें निर्भर करती हैं। अतः क्लासिकल मॉडल का बचत का सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्थक नहीं है। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का बोलबाला है, जबकि क्लासिकल मॉडल जो है वो सरकारी मुक्त यानी कि किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यह मॉडल है वो सार्थक नहीं है, या हम कहेंगे प्रासंगिक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विचार जो हम कह सकते हैं कि उनकी सीमित सार्थकता हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। लिमिटेड रेलेवेंस हमें कुछ सीमा तक क्लासिकल मॉडल की रेलेवेंस हमें दिखती है। उसमें सबसे पहली बात है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अगर हम क्लासिकल मॉडल की बात करें तो माल्थस ने अपना जो जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्थक और प्रासंगिक नज़र आता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, महामारी, युद्ध आदि की भी सक्रियता रहती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मॉडल का यह सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। फिर है फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत तथा मुद्रास्फीति है। भारत में
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि और मुद्रास्फीति की परिस्थितियां उत्पन्न होने की व्याख्या करने में फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत विशुद्ध रूप में तो लागू नहीं होता, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत लागू होता है, जो कि बताता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है या कीमतें बढ़ती है, और यह भारत में भी जो है साबित हुआ है। फिर नेक्स्ट, रिकार्डो का श्रम की मांग व पूर्ति का विश्लेषण। रिकार्डो के अनुसार विकासशील देशों में न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी पर श्रम की पूर्ति असीमित होती है और निजी मजदूरी पर श्रम की मांग अधिक होती है। अतः पूंजी की पूर्ति को बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी दरों पर अंततः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना संभव है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो रिकार्डो का श्रम की मांग एवं पूर्ति का विश्लेषण पूंजी की पूर्ति में वृद्धि के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने में सहायक और प्रासंगिक लगता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मार्शल बचत की वृद्धि को श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हेतु आवश्यक बताते थे। अब मार्शल कहते थे कि बचत की वृद्धि जो है वह श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है, और यह विचार भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी सार्थक एवं प्रासंगिक लगता है, क्योंकि बचतों के बढ़ने से पूंजी निर्माण होता है जो आर्थिक विकास का आवश्यक घटक है, और आर्थिक विकास से रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार बढ़ने से आय में वृद्धि होगी और श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्याओं के निराकरण में यद्यपि क्लासिकल मॉडल अप्रासंगिक लगता है, किंतु उसकी सीमित सार्थकता या हम कहें कि सीमित उपयोगिता अवश्य है। क्लासिकल अर्थशास्त्रों के कुछ विचार जैसे कि माल्थस का सिद्धांत हमने देखा, वह भारत में कुछ सीमा तक लागू होता है। इसी तरह से फिशर का सिद्धांत भी कुछ सीमा तक लागू होता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी लगान निर्धारण में मार्गदर्शन करता है। तो कुछ सीमा तक जो है यह सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है। तो इस तरह से प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है उसकी यद्यपि काफ़ी आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी हम कहें कि यह केन्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके सिद्धांत का आधार भी अवश्य है, और इस सिद्धांत की सीमित रूप से सार्थकता भारत में भी है। तो अपना यह टॉपिक ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू।